हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अब तक शायद आप मुझे पहचान चुके होंगे। मैं वही इंसान हूँ जो आपके लिए एक मॉडल पेपर से लेकर के आता है जेएरएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप भी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, रायपुर, राजस्थान या फिर झारखंड जैसे राज्यों से जेएरएम की परीक्षा देने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने ही यहाँ पर वो टॉपर्स बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम दे करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आए नरसिंह गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़ करके। और अभी इस टाइम पर वो जीएनएम, एएनएम, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कोर्सेज को बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 3 साइंस का, जिसमें हम 25 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रखता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके ही क्लास के बच्चे हैं जो कि आपकी तरह एग्जाम जीएनएम का देने वाले हैं, तो कि आप उनसे कम्युनिकेट कर पाए। इनकेस कोई आपको हमसे प्रॉब्लम है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं और पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। एंड आज हम साइंस का मॉडल पेपर नंबर 3 करेंगे। ऑलरेडी इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 जितने भी हम कराते जाएंगे धीरे धीरे ऐड होके वहां पर क्वेश्चन आते जाएंगे। आज फिर से हम आपके सामने 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत तगड़े हैं। एग्जाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलिए वन बाय वन करके ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप ये ध्यान में रख लें कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि अपनी एक डायरी, एक नोटबुक जरूर बना लें जिसमें जो चीज मैं नोट डाउन कराता हूं कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, तो उसे लिख लें। एंड कुछ चीज बताऊंगा कि मैंने बताई थी, वो चीज आपके माइंड में रिकॉल होनी चाहिए कि भाई आपने बताया था, और पन्ना पलट करके देख लो कि हाँ सर ने बताया था, हम एक बार उसे देख लेते हैं ताकि आपकी याददाश्त मजबूत होती रहे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन्स, यानी कि दवाओं और विषैले पदार्थों के विषहरण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है। क्या आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो बेझिझक। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन की बात की गई है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी पॉइजन से पॉइजन को निकालना, विष हरण, विष को निकालना, ठीक है, विषैले पदार्थों को निकालना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। क्या वो राइबोसोम करता है? नहीं। राइबोसोम क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं ना। क्या बताया था मैंने? अगर नहीं याद आ रहा एक बार अपनी कॉपी को पलटो, देखो मैंने राइबोसोम के बारे में क्या जानकारी दी थी आपको। अगर आपने नहीं लिख रखा है तो फिर से लिख लो। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको। इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, प्रोटीन बनाता है, समझ गए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें लाइजोसोम को, हमने क्या बताया था? लाइजोसोम के बारे में भी कुछ तो मैंने आपको बताया था ना। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। चेक करो कॉपी में, अगर आपने नहीं लिख रखा है, ठीक है, तो जरूर उसको ऐड ऑन करो, ताकि जब भी आपके एग्जाम में है ना, आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे ना उसे, आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन को करके आओगे, छोड़ के आओगे ही नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। एंड न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरे सेल्स को। ये चीज आपको बताया था। आज एक और चीज लिख लो उसी कॉपी में अगर आपने नहीं लिखी है तो, कि जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है, सॉरी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में डिटॉक्सिफिकेशन शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पर बात की जा रही है, समझे? ठीक है, चलो ये चीज ऐड कर ली, बहुत अच्छा लगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सारे क्वेश्चन उनको नहीं आते होंगे क्योंकि आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ रखी। अगर आप चाहते हो पूरा सिलेबस आप कवर करो पूरा इसी तरीके मजेदार तरीके से, जिसमें आपका साइंस, इंग्लिश, जीके और बहुत सारे स्टेट्स में मैथमेटिक्स भी आती है, तो मैथ्स भी आपको मिलेंगे वहां पे। तो इसके लिए आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारा जीएनएम और एएनएम का ये आरंभ बैच मिल जाएगा। इस आरंभ बैच को हमने प्रॉपर्ली डिजाइन किया है यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर इंडिया के अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो उसके लिए हमने डिजाइन किया है, जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो एक बच्चे को टॉपर बना सकती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बैच को में सारी क्लासेस दी गई हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती हैं एंड लाइव डाउट सेशंस होते हैं। लाइव डाउट
सेशंस होते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जाती है 20+ ताकि आप अपने आप को खुद से प्रैक्टिस कर पाओ, एनालाइज कर पाओ कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। मॉडल पेपर्स यहाँ पर आपको कम से कम 20 मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आपके पास 80 हो जाएंगे। जिस प्रदेश में जिस स्टेट में अगर कितना आता है 3 सब्जेक्ट आते हैं वहां पे 60 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो मॉडल पेपर्स हर सब्जेक्ट के आपको 20 मिलने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का एक आपको सेपरेट ग्रुप दिया जाएगा जहां पर आप और आपके क्लास के बच्चे होंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप एनालाइज कर सको किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री होगा हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप में। अगर आपने बैच को ज्वाइन किया है तो भी टेस्ट को जरूर देना, और अगर आपने नहीं भी ज्वाइन किया है तो भी इस टेस्ट को जरूर देना। अगर हम बात करें इस बैच की प्राइस की तो एग्जैक्टली आप अंदाजा लगा रहे होगे कि 2 से 2.5 हजार के आसपास कॉस्ट बिल्कुल होगी। एग्जैक्टली कॉस्ट वही है, लेकिन इस टाइम पे स्पेशल ऑफर के तौर पे हमने बैच का प्राइस 499 रुपए रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई कम से कम प्राइस में आप इस बैच का प्रॉफिट ले सको तो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया, वहां से भी डाउनलोड करना और इस बैच को ज्वाइन करके आज से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि इस बैच में प्रॉपर्ली आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सको। ठीक है, चलो एंड कोई दिक्कत परेशानी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो भी बना करके मैंने डाल दिया, देख सकते हो उसमें कि कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो भाई आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मैसेज कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल इलोंगेशन, यानी कि कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। क्या वो साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है या एथिलीन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सेल इलोंगेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, सेल इलोंगेशन की बात की जाए तो आप इसका आंसर ऑक्सिन लगाना। क्या, ऑक्सिन लगाना। लेकिन याद रखो जब कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आप लगाओगे, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपसे स्ट्रेस हार्मोन बोला गया है तो आप आंसर में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो आप एब्सिसिक एसिड लिखो। एब्सिसिक एसिड आपको क्या कहलाता है, स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को हम एक प्यार से स्ट्रेस हार्मोन नाम से भी जानते हैं। ये चीज याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, यदि तार की लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने एक प्रतीक सर ने आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें उन्होंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर क्या पढ़ाया था आपको, आर इक्वल टू रो एल वाई ए, जिसमें उन्होंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली एल के प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली 1 बाई एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस की लेंथ को बढ़ाते हैं, क्या रेजिस्टेंस की लेंथ को बढ़ाते हैं तो वायर कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो, अरे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल ये डिनोट करता है, दर्शाता है कि अगर हम किसी दोनों में से एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया किसी वायर की लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन वहीं पर अगर कहा जाए कि अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं किसी वायर का तब रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एकदम उल्टा हो जाएगा। अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटने लगेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, समझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलो। इसी क्वेश्चन में बहुत तगड़ा एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, अगर हम वायर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आप उसमें तार को छोटा करो बड़ा करो कभी भी उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, चलो
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जरा भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑक्सीजन तो कभी हो ही नहीं सकता, अगर आप ऑक्सीजन पर टिक लगा रहे हैं तो आप पाप करने वाले हो बहुत बड़ा अपनी जिंदगी का। ठीक है, हाइड्रोजन भी नहीं होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि कौन सा सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ लिटमस पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, उसके बाद में फिलोप्थिलीन होता है, टर्मरिक होती, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि आपने जो भी सॉल्यूशन यानी विलयन लिया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो भाई इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फिनेप्थलीन हो जाएगा। क्यों? लिटमस तो ब्लू और रेड में ही बता देता है, टर्मरिक रेड हो जाता है एसिड में डालने पर। ठीक है, एंड अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसमें स्मेल आती है ना, स्वीट सी, वही वाला। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त निस्यंदन करता है। ठीक है, रक्त का निस्यंदन करता है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? क्या लूप ऑफ हेनले करता है? बिल्कुल भी नहीं। बाउमन्स कैप्सूल करता है? बिल्कुल। बाउमन्स कैप्सूल यानी कि बोमन कैप्सूल जो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के अंदर, वो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है किडनी के अंदर। आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और यह भी पूछा जा सकता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चों? किडनी की यूनिट क्या होती है? तो अपनी जो कॉपी आपने बनाई है उसमें लिख लो कि किडनी की जो यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रखता है। ठीक है, जिन बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वह भी, और जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है उन्हें टेलीग्राम का स्पेशल ग्रुप मिला होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। और आज के जितने भी मैं पॉइंटर्स बताऊंगा उनको नोट करके आप ग्रुप में जरूर शेयर करना कि हाँ हमने इनको नोट किया और कॉपी का स्क्रीनशॉट आपने भेजा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यानी संवेग की इकाई क्या है? संवेग यानी कि मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे तो P इक्वल टू mv² होता है। मोमेंटम का यही फॉर्मूला होता है ना। और मास का क्या यूनिट होता है? केजी होता है। और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड होता है। अब देखो मोमेंटम का यहाँ से हमने यूनिट बना ली, तो मोमेंटम केजी पर मीटर सेकंड हो गया ना यूनिट। और न्यूटन किसकी होती है? न्यूटन फोर्स की होती है। जूल किसकी होती है आपको बताना है, मैं पहले बता चुका हूं। वॉट किसकी होती है ये आपको पढ़ना है, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपकी कॉपी में मैंने लिखाने के लिए वादा किया था, आपने लिख लिया होगा। चलो मूव करते हैं 8वें क्वेश्चन पर। और 8वां क्वेश्चन कहता है कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? तो भैया कौन सी होती है? जिंक होती है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत 9 इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ आई फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि आंख का कौन सा भाग वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमेज फॉर्मेशन आई में होता कहाँ है, किस पार्ट में होता है? सिंपली सबको पता होगा कि रेटिना ही वो पार्ट है आई का हमारे जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो तो भैया अगर ऑप्शन देखोगे तो क्या इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है, कॉर्निया पे होता है, इरिस पे होता है, लेंस पे होता है? क्वेश्चन देखते ही आप टिक लगा दोगे कि भाई कहां पर होता है? रेटिना पर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेटिना हो जाएगा, क्योंकि इरिस और कॉर्निया लेंस पे तो कभी बनती ही नहीं इमेज। ठीक है, ये इमेज बनाने में मदद करते हैं सिर्फ। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच प्रोसेस ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीकरण के, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पर बोला गया बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को बनने टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस बात को गांठ बांध करके लिख लो, याद कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की इसके चांसेस हैं
बहुत ज्यादा हाई है। क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच एलिमेंट, क्या विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1। एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था मॉडल पेपर नंबर 1 में कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपको याद होने चाहिए। वैलेंसी याद होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो याद करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 किसका आता है? आई थिंक इतना तो सबको पता ही होगा कि हाइड्रोजन का होता है। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है कि 6 होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 हो जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? क्या वो अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, या फिर ओम मीटर है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। और ये क्वेश्चन मैं 3 मॉडल पेपर में 3 बार करा चुका हूँ और मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया हुआ हूँ। अगर आपको यूपी जीईटी या जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलो तो विटामिन के हो जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होती है, याद रख लेना, फाइब्रिनोजेन। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजेन। और कॉर्पसल्स की बात की जाए, ब्लड का कौन सा एलिमेंट है जो कराता है? तो भैया उस केस में आप बोल सकते हो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटिलेट्स जो है, यह भी आपका क्या कराने में, ब्लड को कोगुलेट कराने में मदद करती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें। तो कहता है कि विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमन, अग्निशामक में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो क्या इसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर हाइड्रोजन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस चीज को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है काफी हाई रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर्स फूड। पौधे का कौन सा भाग भोजन संग्रहित करता है? तो पौधे का पार्ट जो है रूट होता है। लीफ कभी भी फूड को स्टोर नहीं करती है, ध्यान देना, लीफ खाने को सिर्फ बनाती है, कभी भी स्टोर नहीं करती है। ठीक है, स्टेम भी कभी स्टोर नहीं करते, फ्लावर भी कभी स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन रूट्स करते हैं। रूट्स का काम होता है स्टोरेज का। क्या काम होता है? स्टोरेज का काम होता है। कभी आपने मूली देखी है, गाजर देखा है, आलू देखा है? आलू तो स्टेम होता है। आलू स्टेम होता है कि रूट होता है? आलू स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी में आंसर आपका रूट आएगा, रूट ही होता है जो कि आपके लिए फूड स्टोर करता है। लेकिन आपका जो स्वीट पोटैटो होता है ना, स्वीट पोटैटो जिसे आप शकरकंद नाम से भी जानते हैं, वो आपका रूट होता है और वह फूड को स्टोर करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? क्या वो रियल इन्वर्टर होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, रियल या फिर इरेक्ट होता है? मैं बताऊं, प्रतीक सर ने आपको ये लाइट वाले चैप्टर, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा और आपको पता ही होगा कि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। आभासी होती है और सीधी सीधा होता है। कहने का मतलब है जब अपने आप को आप शीशे में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो सामने इमेज बनी है वो कभी रियल नहीं होती है, बस वो दिखती है, असलियत में कुछ होता नहीं, उसके पीछे कोई आप नहीं खड़े होते हैं, लेकिन वो इमेज सीधी दिख रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आपका पैर ऊपर है, सर नीचे टंगा हुआ है, इस प्रकार से नहीं होता है जरा भी, कहीं पर भी। और बहुत ही क्लियर वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज आपकी शीशे में, प्लेन मिरर में बनती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है अगला, विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड, यानी कि भोजन बनाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? क्या भोजन बनाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो भोजन बनाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो भैया ऑक्सीजन ही होती है फोटोसिंथेसिस में। वही ना, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया है जिससे, नहीं 17 का आंसर CO2 होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर
सी। हाँ, फोटोसिंथेसिस में CO2 होगा, क्या हो जाएगा, CO2 की नीड हेल्प से फूड बनता है, CO2, ठीक है, H2O प्लस यहाँ पर सनलाइट, H न्यू से हम डिनोट करते हैं सनलाइट को, इसकी मदद से यहाँ पर C6H12O6 यह ग्लूकोज बनता है। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, यानी कि दो आवेशित पिंडों के बीच में कौन सा बल लगता है। अब बहुत ध्यान से सुनना और इस चीज को भी अपनी डायरी कॉपी में नोट करना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दो चार्ज की बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी दो बॉडीज के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसकी बात किया जाए तो उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल बोलते हैं। अगर दो मैग्नेट्स की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। एंड फ्रिक्शन, दो किसी बॉडी अपोजिट, दो किसी एक दो किसी मैं कैसे बोलूं, अगर एक बॉडी चल रही है, ठीक है, तो चलने के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये दौड़ रही है, ये रगड़ रही किसी से, यानी कि एक बॉडी की सरफेस दूसरी बॉडी की सरफेस से जब रब होता है उस टाइम पे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम फ्रिक्शनल यानी कि घर्षण बल कहते हैं। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन कहता है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कौन सा होता है, मरकरी, जिसे हम हिंदी में पारा नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गन हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में कौन सा अंग मदद करता है। क्या हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। बच्चों, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। किडनी का काम होता है कि भाई आपकी ब्लड को प्योर करना होता है, ठीक है। एंड अगली क्वेश्चन नंबर पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या बच्चों, हर्ट्ज होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है विच रिएक्शन रिलीजेस ऑक्सीजन, यानी कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीजन छोड़ती है। क्या वो रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, कंबशन होता है, या फिर फर्मेंटेशन है। और आपको पता होगा कि जब भी मैं मॉडल पेपर कराता हूँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देता हूँ। कमेंट सेक्शन में क्या करना, क्यों लिखना, 22 लिखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आंसर लिखना। ध्यान रहे ABCD मत लिखना, जो सही उत्तर है उसका पूरा ऑप्शन लिखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर, यानी कि कौन सा जीव बहुकोशिकीय है। तो क्या अमीबा, बिल्कुल नहीं, अमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, ईस्ट भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन है वो मल्टी सेलुलर हो जाता है। आप भी मल्टी सेलुलर हैं, हम भी बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। रियर व्यू का मतलब पता है, फ्रंट वाला जो शीशा होता है कार में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कौन सा वो मिरर इस्तेमाल किया जाता है दूर की चीजें देखने के लिए पास में, और हम उसे क्लियर तरीके से देख सकेंगे, जो कार में और आपकी बाइक के उसमें लगा होता है। तो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स उत्तल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं हिंदी में। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड, यानी कि भोजन में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। क्या मैकेनिकल होती है, केमिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, न्यूक्लियर होती है। तो भोजन के अंदर बच्चों कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। ये चीज का आंसर आपको कुछ मैम ने जरूर पढ़ाया होगा जब वो ये वाला चैप्टर पढ़ा रही थी। तो आज हमने इस मॉडल पेपर नंबर 3 में टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, जिसे आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ताकि हम ये चीज देख सकें आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और उसके बाद आपको ये PDF में सारे आंसर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये आरंभ बैच आप बिल्कुल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, रायपुर, राजस्थान, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं और GNM ENM का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को अभी डाउनलोड करना। आरंभ बैच के GNM ENM के एंट्रेंस एग्जाम के
बैच को अभी ज्वाइन करना। कोई दिक्कत परेशानी है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।